Hello everyone. Today we are going to start our new chapter of power plant engineering, that is steam power plant. The first topic is what are the components, major components of a modern steam power plant. इसमें से कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? दैट इज़ बॉयलर विथ एसेसरीज। सबसे मेन चीज़ है बॉयलर, क्योंकि अगर हमें स्टीम प्रोड्यूस करना है तो बॉयलर की ज़रूरत लगेगी। दैट इज़ उसमें एसेसरीज सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, इकोनॉमाइज़र, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दैम स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन ये जो हमने हीट एनर्जी प्रोड्यूस की है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस की है, उसको स्टीम टरबाइन इसलिए यूज़ होता है कि जो हमने हीट एनर्जी दैट इज़ जो स्टीम प्रोड्यूस की है उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। हीट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन दिस स्टीम टरबाइन। देन इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर से हमें जो मैकेनिकल हमने जो स्टीम टरबाइन में जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस की है, तो मैकेनिकल एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इस इलेक्ट्रिकल जनरेटर में। कंडेंसर एंड कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। कंडेंसर मतलब क्या है कि वहाँ पे जो एग्जॉस्ट स्टीम रहेगा, एग्जॉस्ट स्टीम जो टरबाइन के बाद जो टरबाइन में जो स्टीम अब बच जाते हैं, तो वो जाते हैं कंडेंसर में, जहाँ पे वो कंडेंस होते हैं, जहाँ पे वो कूलिंग मीडियम वहाँ पे रहता है, कूलिंग वाटर, और उसकी मदद से हम उस जो हॉट एयर है या स्टीम बोल सकते हैं, तो उसे हम कंडेंस कर या से हम कंडेंस कर सकते हैं, उसका प्रेशर और टेम्परेचर ड्रॉप कर सकते हैं। कूलिंग टावर। सो कूलिंग टावर क्या हो, कूलिंग टावर दैट इज़ कूलिंग टावर जहाँ पे सपोज़ कीजिए कि इनसफिशिएंट जो कंडेंसर है वो उतना कैपेबल नहीं है कि वो जो पानी है वो सारी चीज़ों को कंडेंस कर सके, तो कूलिंग टावर उसमें यूज़ होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टीम है वो हमारा उस स्टीम है वो कंडेंस हो जाए। फीड वाटर पंप। वो जो वाटर पंप होता है वो तो आपको सबको पता है, जो वाटर को सप्लाई करता है, फीड करता है। कोल है हैंडलिंग सिस्टम, ऐश हैंडलिंग सिस्टम, ऐश प्रेसिपिटेटर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपोनेंट्स हैं। फोर्स ड्रॉट फैंस, फीड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, स्टोरेज यार्ड, कंट्रोल रूम। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो कंपोनेंट्स आगे एक्सप्लेन किए हुए हैं, मैं अच्छे से आपको आगे समझाता हूँ क्या क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट डिज़ाइन। सो हमें एक पावर प्लांट डिज़ाइन करना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगी, डेट इज़ रिलायबिलिटी, मिनिमम कैपिटल कॉस्ट, मिनिमम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, कैपेसिटी टू मीट पीक लोड एफिशिएंटली, minimum losses of energy in transmission, low cost of energy supplied to the consumer, रिज़र्व कैपेसिटी टू मीट फर्दर डिमांड। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें जो भी हम पावर प्लांट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स ये सारी रिक्वायरमेंट्स रहेंगे। फर्दर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल डिज़ाइनिंग ए स्टीम पावर प्लांट। तो कौन कौन से फैक्टर हमें ध्यान में रखने चाहिए, चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम पावर प्लांट की डिज़ाइनिंग कर रहे हो। तब सिंप्लिसिटी ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन एकदम सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। सब डिवीजन ऑफ प्लांट एंड apparatus, यूज़ ऑफ ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स, एक्सटेंसिबिलिटी। तो ये जो चार चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है वाइल डिज़ाइनिंग द स्टीम पावर प्लांट। नेक्स्ट आते हैं हमारा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम पावर प्लांट। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो स्टीम पावर प्लांट में बेसिक है, जो बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बताया कौन कौन से। पहले तो हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ये वर्क कैसे करता है। द स्टीम पावर प्लांट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ फॉसल फ्यूल सच एज कोल, गैस एक्सेट्रा इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो जो केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में, विच कैन बी फर्दर कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस लिए यूज़ होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट आर,
कौन कौन से कंपोनेंट्स है? सो पहला है बॉयलर, शॉर्ट में बता देता हूँ। बॉयलर ये है कि आपको जो मीडियम है, पानी है या फिर कोल है, तो उसे बॉईल करके एक सर्टेन टेम्परेचर पे लाया जाता था, जहाँ पे उसका टेम्परेचर जहाँ पे वो एक सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुँच जाता है, और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो ये सारी प्रोसेस जो है वो बॉयलर में होती है। स्टीम टरबाइन, सो स्टीम टरबाइन किस लिए यूज़ होता है कि जो भी हमने स्टीम प्रोड्यूस की है, जो भी हमने बॉयलर में स्टीम बनाया है, वो अब जाएगा स्टीम टरबाइन में, जहाँ पे वो जो वहाँ पे एक नोज़ल लगा हुआ रहता है और स्टीम टरबाइन में, स्टीम टरबाइन के इनलेट में। तो वहाँ पे जो ये जो एनर्जी है, दैट इज़ प्रेशर एनर्जी, जो हाई प्रेशर है ना, अब स्टीम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे हो गया है, तो ये जो हाई प्रेशर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी जो है स्टीम की, वो स्ट्राइक करेंगी टरबाइन की ब्लेड्स पे, और टरबाइन की ब्लेड्स पे जब स्ट्राइक करेंगी तो टरबाइन की ब्लेड्स रोटेट होंगी, और इसकी वजह से हमको जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में। समझ में आया? सो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये स्टीम टरबाइन का एक ओवरऑल बता दिया मैंने कि कैसे वर्क करता है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर, तो जो जब ब्लेड स्टीम टरबाइन में जब ब्लेड्स घूमेगा तो वहाँ से हमको मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा, और मैकेनिकल आउटपुट मिलने के कारण हम आगे इलेक्ट्रिकल जनरेटर में उसका इनपुट डाल देते हैं, ताकि वहाँ से क्या होगा, मोटर जो भी रोटर रोटेट करेगा, और रोटर रोटेट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होगा। डैट इज़ हम वहाँ से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। कंडेंसर, कंडेंसर किस लिए यूज़ होता है? बिकॉज जो भी हमने स्टीम टरबाइन में जो प्रोवाइड की थी, तो वहाँ से हमको जितना हमने इनपुट दिया उतना आउटपुट, ऐसा मतलब हम लोग 100% इनपुट दिया है, तो हमें 80% 85% तक ही हमें जो आउटपुट मिलता है, तो बाकी का जो बच गया है स्टीम, तो उसे हम फिर से रीसर्कुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंडेंसर। वो जाएगा फिर कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होगा कि एक कूलिंग मीडियम के मदद से, जैसे कि पानी, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी कूलिंग मीडियम, तो उसके कांटेक्ट में लाएंगे, और उसके वजह से वो क्या होगा, कंडेंसेट होगा, मतलब अब वो स्टीम वो कंडेंसेट होके पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर लो हो जाएगा। ओके, लास्ट है आपका फीड वाटर पंप। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, बहुत ही सिंपल है कि फीड वाटर पंप क्या होता है। दैट इज़ ऐसा पंप जो पानी को फीड करे, जो पानी को आगे की तरफ ढकेले, आगे की तरफ पहुँचाए। दैट इज़ खाली सिर्फ इसका वर्किंग यही है पंप का, टू पंप द वाटर। ओके, नाउ लेआउट ऑफ मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट। जो अभी मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट बना है, तो उसका लेआउट कैसे बना है, क्या क्या है उसमें चीज़ें, और उन चीज़ों का पूरा डिस्क्रिप्शन मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको कैसा है। अ मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 सर्किट्स, दैट इज़ 4 सर्किट रहते हैं इसमें। कोल एंड ऐश सर्किट, एयर एंड गैस सर्किट, फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट, कूलिंग वाटर सर्किट। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि ये कैसे क्या क्या होता है और कैसे वर्क करता है। सबसे पहले कोल एंड ऐश सर्किट। क्या ये सर्किट कैसा होता है? तो पहले आपको मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कोल माइंस, तो यहाँ से कोल स्टोरेज है, कोल हैंडलिंग प्लांट है, फिर ये सीधा जा रहा है बॉयलिंग में, और यहाँ पे बॉयलर में जब ये एशेस नीचे जमा हो जाते हैं, जो राख जमा हो जाती है, तो वो जाती है एशेस हैंडलिंग प्लांट में, और फिर वहाँ से एशेस स्टोरेज में। तो आपने देख लिया, अब मैं रीड आउट करूँगा और आपको समझाऊँगा डायग्राम की मदद से कि कैसा। कोल इज़ रिसीव्ड एट द स्टोरेज यार्ड। कहाँ पे रहता है? स्टोरेज यार्ड में। आपने जैसे कि देखा वहाँ पे कोल इज़ प्रोसेस्ड to achieve proper sizing and then pulverized to convert the coal particles into fine powder by means of grinding। तो इसमें जो है कोल स्टोरेज के बाद कोल हैंडलिंग प्लांट। तो कोल हैंडलिंग प्लांट, तो इसमें क्या होगा कि जो कोल है, कोल मतलब हमारा कोयला होता है, कोयला आपने देखा होगा,
तो कैसा होता है, बहुत थोड़ा बड़े बड़े साइज़ में रहता है। और तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जैसा सॉलिड फॉर्म में रहता है तो उसको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत फाइन फाइन पार्टिकल्स में हम उसे बाय मीन्स ऑफ ग्राइंडिंग की मदद से हम उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। द एडवांटेज ऑफ पल्वराइज्ड कोल इज़ दैट इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ कोल एंड हैंस रेट ऑफ कंबशन। तो इसको पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या है कि ये इसका एरिया ज़्यादा हो जाता है, और एरिया ज़्यादा होने की वजह से और फिर उसका रेट ऑफ कंबशन भी बढ़ जाता है। ऐश रिजल्टिंग फ्रॉम कंबशन इज़ कलेक्टेड एंड टेक टू ऐश स्टोरेज यार्ड थ्रू ऐश हैंडलिंग सिस्टम। तो अब जब उसका कंबशन हो जाएगा, कोल का पूरी तरह कंबशन हो जाएगा बॉयलर में, तो उसमें से कुछ ऐशेस बचेंगे, तो वो ऐशेस को कलेक्ट करेगा ऐश हैंडलिंग प्लांट और फिर फर्दर हो जाएगा ऐश स्टोरेज में। ओके, तो ये है हमारा कोल एंड ऐश सर्किट। दूसरा है हमारा एयर एंड गैस सर्किट। So the air is taken from the atmosphere through the action of the forced or induced draught fan and passes on to the furnace through the air preheater। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एयर का बता देता हूँ कहाँ पे है। एयर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एयर। तो एयर यहाँ से इनटेक लिया है, फिर एयर प्री हीटर, और प्री हीटर एयर प्री हीटर एयर, फिर यहाँ से डायरेक्ट बॉयलर में। तो ये कैसे क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है द एयर इज़ टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द एक्शन ऑफ द फोर्स और इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन एंड पास ऑन टू द फर्नेस थ्रू द एयर प्री हीटर। तो एयर को हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, कौन से मदद से, ड्रॉट इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन से क्या होगा, वो क्या करेगा, सक्शन क्रिएट करेगा, और सक्शन क्रिएट होने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो उसमें फ़्लो होने लगेंगी, अंदर की तरफ आने लगेंगे। और जब वो कहाँ से पास होगा, फर्नेस मतलब हमारा बॉयलर ही हुआ, तो वो फर्नेस में भेजेंगे थ्रू द एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर में क्या होगा, जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो बॉयलर में जाने से पहले थोड़ा सा उसको गर्म कर देते हैं बाय पासिंग थ्रू द एयर प्री हीटर। In the air preheater, air is preheated using the heat energy carried away by the exhaust gas before they are exerted to atmosphere through chimney। तो इस जो एयर प्री हीटर में अभी आप बोलेंगे कि हम हीट, जो एयर है उसको हीट कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, तो किसकी मदद से, जो हमारा जो फ्लू गैसेस है, जो लास्ट स्टेप है कि हम जो स्टीम हमें मिल गया तो उसमें जो फ्लू गैसेस प्रोड्यूस हुए तो उसको हम चिमनी से बाहर छोड़ते हैं। तो चिमनी से बाहर में छोड़ने से पहले उसे हम फ्लो करवाते हैं एयर प्री हीटर से, ताकि वो जो एयर हम सक कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसका टेम्परेचर और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए। Then the high pressure high temperature flue gases produced due to the combustion of fuel and initial passed around the boiler tubes to produce steam by vaporization of water। Then these flue gases are passed to the superheaters। तो मैंने जैसे बताया कि इसको पहले क्या होता है कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर फ्लू गैसेस प्रोड्यूस ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल आर इनिशियली पास्ड अराउंड द बॉयलर ट्यूब्स टू प्रोड्यूस द स्टीम बाय वेपराइजेशन ऑफ वाटर। देन दिस फ्लू गैसेस आर पास टू द सुपर हीटर ट्यूब्स। तो ये जो फ्लू गैसेस जब बॉयलर में से बन के निकलते हैं, स्टीम प्रोड्यूस होता है और उसमें से कुछ फ्लू गैसेस भी प्रोड्यूस होते हैं। तो फ्लू गैसेस फिर कहाँ से ब्लो करते हैं हम, सुपर हीटर ट्यूब से, ताकि वो जो टू हीट द स्टीम सो एज टू ऑब्टेन सुपर हीटेड स्टीम। तो सुपर हीटर में क्या होगा, जो स्टीम हमने जो प्रोड्यूस किया है वो और सुपर हीटेड होके आएंगे, हमें मिलेंगी। ओके, नाउ flue gases leaves the superheater tubes and are made to pass through economizer tubes। और उसको कहाँ, सुपर हीटर से तो पास कर दिया, अब वहाँ हमारे इकोनोमाइज़र से हैं वहाँ से भी पास करते हैं, ताकि जो पानी हम फीड कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा क्या हो जाए, गर्म हो जाए। वेयर फीड वाटर इज़ प्रीहीटेड बिफोर एंटरिंग द बॉयलर। नाउ द फ्लू गैसेज आर सेंड टू प्री हीटर। अब कहाँ पे जाएगा, वो प्री हीटर में जाएगा। अब प्री हीटर में जाने के बाद क्या होगा कि जो एयर हमने एटमॉस्फेयर से लिया उसे फिर से हीट करेगा, और फाइनली जो फ्लू गैसेस है तो हम उसे चिमनी से बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो देखिए कि फ्लू गैसेस का कितना यूजेस किया है इसमें, कि ऐसा नहीं है कि बॉयलर से जो स्टीम निकला है और वहाँ से फ्लू गैसेस जो बने हैं तो वहाँ भी उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं बाहर, उसका भी कंप्लीट यूज़ लेते हैं। उसमें से जो हम हीट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे जो मीडियम है
एयर है, वाटर है, तो उन्हें हम हीट प्रोवाइड इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ तो आपको समझ में आया एयर एंड गैस सर्किट। उसके बाद देखते हैं फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट। तो क्या होता है फीड वाटर और स्टीम फ्लो सर्किट? पहले तो मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगा। डायग्राम देख लीजिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फीड वाटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, बॉयलर फीड पम्प दिया हुआ है। यहाँ से ये बॉयलर फीड पम्प जो दिया हुआ है, यहाँ से ये जा रहा है ऊपर हाई प्रेशर हीटर पे, और फिर फीड वाटर यहाँ पे आप देख सकते हैं फीड वाटर है, इकोनॉमाइज़र है, और यहाँ से सीधा बॉयलर में जा रहा है। वर्किंग कैसे होता है इसका मैं बताता हूँ, इसका सर्किट कैसे फ्लो होता है। द कंडेंसेट दैट इज़ वाटर लिविंग द कंडेंसर is extracted by the condensate extraction pump and is recirculated again in the steam plant। तो कंडेंसेट आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडेंसेट एक्सट्रैक्टेड पम्प। तो कंडेंसर में से जो एयर जो स्टीम है वो कंडेंसेट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसको फिर एट लो प्रेशर लो टेम्परेचर, और फिर उसे हम पंप, यहाँ पे जो पंप की मदद से हम आगे भेज सकते हैं। ओके फिर उसको रिसर्कुलेट कर सकते हैं हम। दिस फीड वाटर इज़ हीटेड इन द लो प्रेशर हीटर फॉलो बाय हाई प्रेशर हीटर फॉलोड यूजिंग द एक्सट्रैक्टेड स्टीम फ्रॉम द टरबाइन। तो ये जो फीड वाटर है, जो मतलब हमें पानी जो मिला है कंडेंसर से, उसको लो प्रेशर हीटर में हम थोड़ा सा हीट करेंगे उसे। देन द फीड वाटर इज़ हीटेड इन द इकोनॉमाइज़र बिफोर इट एंटर्स इनटू द बॉयलर। तो वो जो हमने पानी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे पहले हम इकोनॉमाइज़र से हम पास करेंगे, ताकि वो जो फ्लू गैसेस जो जा रहा था ना, उसकी मदद से हम उसके और थोड़ा सा हीट कर सकें, उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ा सकें। ओके नाउ दिस preheater water is passed through the boiler tubes where it is heated up to the saturation temperature so that it can be converted into saturated steam। तो यहाँ अब वो जाएगा बॉयलर में, और बॉयलर ट्यूब्स में, और बॉयलर ट्यूब्स में क्या होगा, वो एक सैचुरेटेड टेम्परेचर पे जाएगा, जहाँ पे वहाँ पे टेम्परेचर जहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड से गैसेस स्टेट में, डेट इज़ सैचुरेटेड स्टीम। This saturated steam is then superheated in the superheater to convert it into the superheated steam before entering to the स्टीम टरबाइन। तो अभी जो स्टीम प्रोड्यूस हुआ है, तो उसे फिर हम फ्लो करेंगे सुपर हीटर में से। सुपर हीटर में क्या होगा, जो स्टीम होगा वो सुपर हीट हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम उसे भेजेंगे टरबाइन में, दैट इज़ द स्टीम टरबाइन में। सम क्वांटिटी ऑफ स्टीम एंड वाटर इज़ लॉस्ट। तो कुछ हमें 100% एफिशिएंसी नहीं मिलता है, कुछ तो लॉस्ट हो जाते हैं, इतना पानी ट्रैवल कर रहा है, स्टीम ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे एरर मिलते हैं हमें। 100% आउटपुट नहीं मिलता है, जितना हमने प्रोवाइड किया उसका 100% आउटपुट नहीं मिलता है कभी। सो लॉसेस होते हैं। और ये था इसका सर्किट, डेट इज़ पानी का और स्टीम का जो सर्किट है वो ये था, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कूलिंग वाटर सर्किट। सो पहले डायग्राम देख लेते हैं कूलिंग वाटर सर्किट का कैसा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम निकल रही है, एक सेकेंड, टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम निकल रही है वो जा रही है कंडेंसर में, और कंडेंसर में जो भी यहाँ से ये नीचे का जो कूलिंग टावर दिख रहा है आपको, सर्कुलेटिंग वाटर पंप, तो ये सारी चीज़ें इस कूलिंग वाटर सर्किट में हमें देखने को मिलती है। कैसे वर्क होता है देखते हैं। स्टीम लिविंग द स्टीम टरबाइन इज़ कंडेंसेट इन द कंडेंसर। तो जो स्टीम लिविंग द स्टीम टरबाइन जो मैंने बताया था आपको कि 100% एफिशिएंसी, तो वहाँ से जो स्टीम टरबाइन से जो स्टीम बच गई है, तो वो अब जाएगी कहाँ पे, कंडेंसर में, जहाँ पे वो कंडेंस होगी एट लो प्रेशर, इवन बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे भी हो जाती है, यूजिंग अ कूलिंग मीडियम सच एज कोल्ड वाटर, तो पानी की मदद से। दिस कोल्ड वाटर सप्लाई टू द कंडेंसर ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो प्रेशर इन कंडेंसर। लार्ज क्वान्टिटी ऑफ कूलिंग वाटर इज़ नीडेड। जो कूल वाटर है, पानी जो है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पानी से वो उसका जो स्टीम है वो कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं,
उसको कन्वर्ट करने के लिए कूलिंग वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहता है, विच इज़ टेकन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज सच एज रिवर लेक्स और तो वो कहाँ से लेते हैं हम अपने कहीं से भी रिवर्स लेक्स और सीज में से हम उस कूलिंग वाटर जो है हम यूज़ कर सकते हैं. हाउएवर इफ़ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी देन टेक्निक ऑफ कूलिंग स्मॉल और अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज यूज्ड. तो अगर आपके पास उतने उतने मात्रा में पानी नहीं है, कूलिंग वाटर नहीं है आपके पास, तो आप दूसरा एक तरीका यूज़ कर सकते हैं. फॉर दिस पर्पस कूलिंग टावर इज़ यूज्ड. तो कूलिंग टावर उधर यूज़ करते हैं. वाटर इज़ सॉरी water is cooled in the cooling tower and cold water obtained is sent to the steam condenser. तो जो वाटर इज़ कूल्ड इन द कूलिंग टावर, तो जो कूलिंग टावर है उसमें पानी क्या होता है, ठंडा रहता है. एंड कोल्ड वाटर ऑप्टेन इज़ सेंड टू द स्टीम कंडेंसर. तो कहाँ पे वो कूलिंग टावर में क्या होगा कि पानी को क्या करेंगे, पहले ठंडा करेंगे और फिर उसे भेजेंगे स्टीम कंडेंसर में. दिस कोल्ड वाटर एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द स्टीम टू कूल एंड कंडेंस इट. तो यहाँ स्टीम कंडेंसर में जाके पानी क्या करेगा, वो जो स्टीम है उसके पास से गर्मी मतलब उसके पास से हीट ले लेगा और ख़ुद क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा और फिर एंड कंडेंस इट, और वो स्टीम को क्या करेगा, कंडेंस कर देगा. ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट कोल्ड वाटर बिकम्स वार्म. तो हीट एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होगा, जो ठंडा पानी हो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा. नाउ दिस वार्म वाटर इज सेंड बैक टू द कूलिंग टावर. तो फिर से वो किस में भेजेंगे, हम कूलिंग टावर में भेजेंगे. दैट इज़ आपको देखने से पता चलेगा यहाँ पे कूलिंग टावर है. तो कूलिंग टावर में फिर से कंडेंसर में जो अब पानी जो है वो गर्म हो चुका है, तो वार्म वाटर, अब वो वार्म वाटर को हम फिर से सेंड करेंगे कूलिंग टावर में. वहाँ पे पानी फिर से ठंडा होगा और फिर से हम रिसर्कुलेट करेंगे उसे कंडेंसर में जाने के लिए, जहाँ जैसे यहाँ पे लिखा है वेर इट गिव्स अवे द एब्जॉर्ब हीट एंड बिकम्स कोल्ड वाटर. दिस कोल्ड वाटर इज अगेन रिसर्कुलेटेड टू द कंडेंसर, सेम साइकिल इज रिपीटेड. तो ये ठंडा गरम ये चलता ही रहेगा, ये रिसर्कुलेट होते ही रहेंगे. तो आपको समझ में आ गया होगा इसके 4 टाइप्स क्या क्या हैं और कैसे इसके 4 सर्किट्स कैसे कैसे, और आपको इसका ध्यान में रखना है. एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट तो यहाँ पे हमने पूरे डायग्राम को समझ लिया है कैसे क्या होता है. यहाँ पे हर चीज़, हर एक सर्किट जो है वो हमने कवर कर ली है. यहाँ पे कुछ इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है. जैसे कि स्टीम पावर प्लांट कैन रेस्पॉन्ड टू रैपिडली चेंज लोड्स विदाउट डिफ़िकल्टीज. अ पोर्शन ऑफ स्टीम जनरेटेड कैन बी यूज्ड एज अ प्रोसेस स्टीम इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़. तो हम लोग इतना अमाउंट बहुत मतलब एफिशिएंट अमाउंट में हम लोग मतलब इनफ अमाउंट में हम लोग स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं. हमें जितना चाहिए उससे तो ज़्यादा ही स्टीम प्रोड्यूस होता है अगर हम ऐसे जो स्टीम पावर प्लांट अगर हम यूज़ करते हैं तो. और ये कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है. मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर हाई. मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा, जाहिर सी बात है कि इसमें मैकेनिकल की जो पार्ट्स है वो ज़्यादा है. तो टरबाइंस के ब्लेड्स हुए, फिर जनरेटर है, कंडेंसर है, इसमें पंप वगैरह है, तो मैकेनिकल पार्ट्स ज़्यादा है और इसकी वजह से मेंटेनेंस हाई रहता है. सो आप इसे रीड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. और आज के लिए बस इतना ही. आज के लिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.